अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूनिटरी गवर्नमेंट। देखिए, यूनिटरी गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का या वो सरकार जिसके पास सारी लीगल या पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है। यानी कि ऐसी सरकार किसी भी मुल्क में जिसके पास मुकम्मल इख्तियार हो और वो सिंगल हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सब कुछ वही काम करे और बाकी जो यूनिट्स हैं या सूबे हैं या स्टेट्स हैं छोटी-मोटी, उनके पास वो इख्तियारात नहीं होते। मुकम्मल इख्तियारात सिर्फ़ और सिर्फ़ उस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। ठीक है? हाँ, बाकी प्रोविंसेस के अंदर या यूनिट्स के अंदर थोड़े बहुत उनकी भी अपनी-अपनी सरकार होती है, लेकिन उनके पास जो पावर होती है वो लिमिटेड होती है और वो पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की दी हुई होती है। ठीक हो गया? अब जैसे फेडरल सिस्टम है उसमें तो ये होता है ना कि चलो जी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी इख्तियारात होते हैं और फिर जो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, यूनिट्स की जो हुकूमत होती है उसके पास भी होती है। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और सूबों के अंदर भी गवर्नमेंट है। सूबे भी अपनी मर्ज़ी से कुछ न कुछ कर सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी मर्ज़ी चला सकती है। तो दोनों यानी कि दोनों के पास एक किस्म के बराबर ही इख्तियारात होते हैं। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे मुकम्मल इख्तियार एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है और वो जो फ़ैसला करती है वो नीचे मुंतकिल हो जाता है। फिर नीचे जितने भी रीजन्स हैं, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, सारे के सारे वो उसी को ही फॉलो करते हैं। इसका एग्जांपल आपको यूके में मिलेगा कि यूके जो है ना, वो सारी की सेंट्रल गवर्नमेंट ही उस मुल्क को चलाती है। बाकी जो स्कॉटलैंड है, वेल्स है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, उनके पास भी इख्तियारात हैं, उनकी उनकी भी अपनी छोटी-मोटी सरकार है, लेकिन उनके पास जो इख्तियारात हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं। सो कहने का मतलब है कि ऐसा सिस्टम या ऐसी सरकार जिसके अंदर सिर्फ़ एक हुकूमत के पास ही अल्टीमेट इख्तियारात हों, सबसे ज़्यादा इख्तियारात हों, तो उसको बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। अब इसका एग्जांपल है यूके, ठीक है? इसके बाद है फ्रांस। वैसे फ्रांस एक परफेक्ट एग्जांपल है यूनिटरी गवर्नमेंट का। 1950 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बाद उसने एक सिंगल सॉवरेन स्टेट बनाई। हालाँकि उसके पास रीजन या डिपार्टमेंट्स हैं, वो अपने हिसाब से उनकी एडमिनिस्ट्रेशन लोकली चल रही होती है, लेकिन उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आज़ादी नहीं है। जैसे पाकिस्तान में सूबों के पास ऑटोनॉमी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी उनको दी गई है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा जापान भी आपको एग्जांपल मिलेगा, ठीक है? वहाँ पे भी यूनिटरी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ओके, उसके बाद चाइना के अंदर भी सेंट्रल लीडरशिप है और जो प्रोविंसेस या ऑटोनॉमस रीजन्स हैं, वो सबऑर्डिनेट ही रहते हैं नेशनल गवर्नमेंट के। जो नेशनल गवर्नमेंट कहेगी वही ये करेंगे। यानी इसका मतलब है कि वहाँ पे जो सूबे हैं या जो रीजन्स हैं, उनकी अपनी कोई आज़ादी नहीं है। इसके अलावा न्यूज़ीलैंड, वहाँ पे भी आपको पता है कि यूनिकैमरल पार्लियामेंट होती है, सिंगल चैम्बर पार्लियामेंट होती है। तो उसके पास ही सुप्रीम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होती है। बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इख्तियारात नहीं हैं। वो सिर्फ़ जो सेंटर की पार्लियामेंट है उसके दिए हुए अहकामात के ऊपर ही अमल करते हैं। अच्छा जी, अब इसकी ज़रा कैरेक्टरिस्टिक्स देखें भाई। सबसे पहले सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि यूनिटरी सिस्टम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ही सारा इख्तियार होता है। वही सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी होती है, वही सबसे बड़ा इदारा होता है जो कानून बनाता है, ठीक है ना? हालांकि वो स्मॉलर लोकल या रीजनल गवर्नमेंट्स बना सकते हैं, छोटी छोटी सरकार भी बना सकती हैं, मतलब छोटे इलाकों के अंदर, किसी शहर के अंदर, किसी सूबे के अंदर, लेकिन वो सारे के सारे उनके पास जो इख्तियारात होते हैं वो वही सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनको दे दिए। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको कहेगी वो ही करेंगे। उसके बाद सुपरमेसी ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर। इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल के अंदर जो पार्लियामेंट होती है वही सारा कानून बनाती है। जो लेजिस्लेचर है उसके पास ही मुकम्मल इख्तियार है कि वही कानून बनाएगी। हाँ, वो कानून को क्रिएट भी करेगी, उसको तब्दील भी कर सकती है और लोकल जो गवर्नमेंट्स हैं उनको ख़त्म भी कर सकती है। सो कहने का मतलब है कि सारी की सारी जो इख्तियारात हैं, जो कानून साज़ी है, वो सिंपल और सिंपल एक ही इदारे के पास होती है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है? हालाँकि जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो मामलात हैं वो सूबे लोकल बॉडीज़ खुद भी देख रहे होते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना? लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी नहीं है। ये आप ज़हन में रख लें कि मिसाल के तौर पर जो फ्रांस है, फ्रांस में सेंट्रल गवर्नमेंट सारा एडमिनिस्ट्रेशन भी वही देखती है। लेकिन छोटे-मोटे जो यूनिट्स हैं उनके पास खुद की भी आज़ादी होती है कि अपने हिसाब से वो एडमिनिस्ट्रेशन करें, अपने हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर को देखें, अपने हिसाब से सड़कें वगैरह बनाएँ, सारा कुछ करें। लेकिन आईनी तौर पे उनके पास इख्तियार कोई नहीं होता। ये आपने ज़हन में जो पावर है वो रिमेन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी। इसके अलावा यूनिफ़ॉर्म लीगल फ्रेमवर्क, ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है तो वहाँ पे जो कवानीन होते हैं ना, वो सारे मुल्क में हर यूनिट्स के अंदर, हर सूबों के अंदर एक जैसे ही पाए जाते हैं, क्योंकि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है और इंटीग्रेटेड सिस्टम है। दूसरा, सिंगल सिटीज़नशिप होती है। नेशनल जो अथॉरिटी है उसके साथ ही आपकी वफ़ादारी होती है। सूबे की या प्रोविंशियल कोई आपके पास सिटीज़नशिप नहीं होती, ठीक है?
जिस तरह फेडरल सिस्टम के अंदर पाया जाता है। तो यानी कि जो आपके पास सिटीजनशिप है वो सिंपल एक ही सरकार के है, सेंट्रल की बस। इसके अलावा इंटीग्रेटेड जुडिशरी, उनका जो जुडिशल सिस्टम होता है वो भी यूनिफाई होता है, वो भी एक नेशनल अथॉरिटी के नीचे ऑपरेट कर रहा होता है। यानी वहाँ पे फेडरल या स्टेट कोर्ट्स वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, बल्कि वहाँ पे भी जो है ना एक यूनिफॉर्म जुडिशल सिस्टम होता है। इसके अलावा जनाब जो पॉलिसी है वो कंसिस्ट रहती है, एजुकेशन, टैक्सेशन, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, ये सारी सेंट्रली उनको फॉर्मुलेट करता है, सेंट्रली गवर्नमेंट उनको देखती है। तो वो नेशन वाइड सारी जगह पे एक जैसे तरीके से यानी कि इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, तो कंसिस्ट होते हैं, कहीं पे भी उनके अंदर आप तब्दीली नहीं देखते। इसके अलावा उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है वो ज़रा फ्लेक्सिबल होता है। उसकी वजह यह है कि पावर जो है वो डिवाइड तो होती नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली। सूबों के पास आइनी तौर पे कोई इख्तियारात होते ही नहीं हैं, यूनिट्स के पास आइनी तौर पे कोई इख्तियारात होते ही नहीं हैं। तो जो भी अगर तब्दीली करनी होगी तो आपने उनसे पूछना ही नहीं, आपने खुद ही कर लेना है। तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील करना वो कोई हलवा होता है, कोई मसला नहीं होता, क्योंकि भाई बाकी जो यूनिट्स हैं या सूबे हैं या रियासतें हैं छोटी मोटी जिस भी मुल्क के अंदर, उनके पास ज़्यादा इख्तियारात ही नहीं होते, वो आपको यानी कि टफ टाइम भी नहीं दे सकते। दूसरा, स्ट्रॉन्ग नेशनल आइडेंटिटी होती है। यूनिटी सिस्टम के अंदर क्या होता है कि पॉलिटिकल यूनिटी होती है, यानी कि लोग जो है ना सियासी तौर पे यानी कि उनके बीच में इत्तेहाद होता है। सेंट्रलाइज्ड नेशनल आइडेंटिटी होती है, ठीक है। और जो रीजनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती, यानी ये नहीं होता कि एक मुल्क है उसके अंदर 5-6 सूबे हैं, तो हर एक सूबे का अपनी एक आइडेंटिटी होती है, कल्चर होता है। वो होती है लेकिन वो कमज़ोर होती है। लेकिन जो नेशनल यूनिटी होती है, जैसे अब मैं मिसाल अगर आपको एग्जांपल दूं कि पाकिस्तान में अगर हम ये कहा जाए कि हम सब पाकिस्तानी हैं और ये चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो हम कहेंगे यार इट इज़ अ यूनिटरी सिस्टम है। तो यूनिटरी सिस्टम में जो नेशनलिज्म होता है, मुल्क की जो आइडेंटिटी होती है, मतलब आप एक मुल्क के शहरी हैं, उसकी ज़्यादा पावर होती है एज़ कम्पेयर टू जो आपकी अपनी लोकल लैंग्वेज या अपने जिस सूबे में रहते हैं, उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। सो नेशनल आइडेंटिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा जी, उसके बाद अब इसके मेरिट्स देखेंगे भाई। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी होती है। जब सारी सब काम एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने करने हैं तो सुकून हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन के ज़्यादा मामलात नहीं होते, क्योंकि अगर पावर डिफरेंट लेवल पे डिवाइड हो ना कि ये काम सूबे ने करना है, ये काम वफाकी हुकूमत ने करना है, तो फिर झगड़े शुरू होते हैं, फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी नहीं रहती। दूसरा, लॉज एंड पॉलिसी यूनिफॉर्म होती हैं, थ्रू आउट पूरे मुल्क में एक जैसी फॉलो की जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा नेशनल यूनिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। गवर्नेंस जो है ना वो बड़ी सस्ती होती है, मतलब उसको मैनेज करना बड़ा ईजी होता है, एक्सपेंसिव नहीं होती। क्योंकि जिन मुल्कों में फेडरल हुकूमत या सूबाई हुकूमत होती है तो उनके अपने अपने खर्चे होते हैं। पाकिस्तान में देखें, फेडरल गवर्नमेंट के अपने चौंचले हैं, सूबाई हुकूमत के अपने चौंचले हैं, वहाँ पे भी मिनिस्टर, यहाँ पे भी मिनिस्टर्स होते हैं, तो सबकी आपको पता है मस्तियाँ होती हैं बड़ी इनकी। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी क्लियर होती है, सबको पता होता है कि यार सबको जो है ना एक ही हुकूमत या नेशनल लेवल पे जो है वही किया जा रहा है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है कि लोकल अथॉरिटीज़ जो है ना, आप उनको तब्दील भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, उनको आप अलो भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि कोई ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं चाहिए होती। होता ये है ना कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि आइन के अंदर लिखा होता है कि ये काम सूबे ने करना है, ये काम वफाकी हुकूमत ने करना है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे फिर इस तरह की चीज़ नहीं होती। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होती है। जितने भी नेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, डिफेंस, इकोनॉमिक प्लानिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, उनकी कोऑर्डिनेट बड़ी इफेक्टिवली होती है, क्योंकि एक ही अथॉरिटी है तो वही सबको हुक्म दे रही होती है कि भाई ये काम करो, वो ना काम करो। और दूसरा ये है कि वो कंट्रीज़ जहाँ पे होमोजीनियस स्टेट्स हैं, यानी आमतौर पे एक ही नस्ल के लोग रहते हैं या एक ही ज़बान के या एक ही कौम के या बिरादरी के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे ये ज़्यादा सूट करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ जहाँ पे 99% एक ही लैंग्वेज बोलने वाले या एक ही मज़हब के लोग होते हैं, तो वहाँ पे यूनिटी सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। हेटेरोजीनियस जो स्टेट्स हैं जहाँ पे मुख्तलिफ जो है ना नेशंस रहती हैं, लैंग्वेज के हिसाब से, मज़हब के हिसाब से, तो वो वहाँ पे ये ज़्यादा फिट नहीं करता। इसलिए होमोजीनियस जो कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे आमतौर पे एक ही लैंग्वेज बोलने वाले या एक ही ज़बान के या एक ही मज़हब के या एक ही नस्ल के जो लोग रहते हैं, वहाँ पे ये जो यूनिटरी सिस्टम है ज़्यादा अच्छे से चलता है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि सब एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। और जो फेडरल सिस्टम है वो वहाँ पे ज़्यादा चलता है जहाँ पे हेटेरोजीनियस होते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर जैसे पाकिस्तान है, अब पंजाब में पंजाबी हैं, सिंध में सिंधी हैं, बलूचिस्तान में बलोच हैं, अपना केपी में पख्तून भाई हैं हमारे। तो कहने का मतलब सबका इनका थोड़ा बहुत अपना अपनी आइडेंटिटी भी, अपना अपना कल्चर भी है, थोड़ा बहुत तब्दीली भी होती है, तो वहाँ पे फेडरल सिस्टम ज़्यादा काम करेगा। एक गवर्नमेंट सबको चलाए, वो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा जी, अब इसके डीमेरिट क्या हैं भाई। एक तो ओवर सेंट्रलाइजेशन पावर, सारा इख्तियार एक ही हुकूमत के पास होता है, तो फिर वो बाज़ औक़ात वो हुकूमत जो है ना डिक्टेटरशिप टाइप काम करती है, वो अथॉरिटेरियन हो जाती है।
और जो डेमोक्रेसी हो वो कम हो जाती है। यानी लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे, सूबों लेवल में क्या बात हो रही है वो नज़रअंदाज हो जाती है, सारा काम सेंट्रल हुकूमत नहीं करना होता है, तो उसके पास ज़्यादा इख्तियारात होते हैं, तो वो एक किस्म की ना डिक्टेटरशिप हो जाती है वहाँ पे, वो अपनी मस्ती चलाती है। दूसरा लोकल ऑटोनॉमी, सूबों के पास, ये यूनिट्स के पास ऑटोनॉमी नहीं होती, क्योंकि आइनी तौर पर उनके पास ज़्यादा इख्तियारात होते नहीं, सारे इख्तियारात एक ही हुकूमत के पास होते हैं, तो ये भी बड़ा मसला है, आज़ादी नहीं होती। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरलोड, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारा कुछ काम करेगी, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होंगी, तो उससे क्या होता है कि उसकी एफिशिएंसी जो है ना वो उसके अंदर मसला होगा। ठीक है, अब मिसाल है बहुत सारे एक ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर बहुत सारे यूनिट्स हैं, स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं कर सकती ना, तो आप पे लोकल लेवल पे भी एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात बनाते हैं और आइनी तौर पे उनको इख्तियारात भी दे देते हैं। दूसरा ये स्लो रिस्पांस टू लोकल नीड्स को आप स्लो रिस्पांस देते हैं। रीजनल डिसकंटेंट होता है। आप जो है ना क्या करते हैं कि जहाँ पे डाइवर्स सोसाइटीज़ हैं, कल्चर के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से, जियोग्राफिकली, वहाँ पे जो है ना सेंट्रलाइजेशन जो है ना वो ऐसी फीलिंग्स पैदा करती है जिससे दूरी हो जाती है, आपको नज़रअंदाज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, तो वो बाकी डिफरेंट लैंग्वेज वालों लोगों को उस तरह से यानी कि जो है ना एंटरटेन नहीं करती। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन रिड्यूस हो जाती है, अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए लोकल लेवल के ऊपर, क्योंकि भाई ज़ाहिर बात है जो स्टेट्स हैं या सूबे हैं उनके पास इख्तियारात बहुत कम होते हैं, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, तो बाकी फिर सूबों से, छोटे यूनिट से कोई लोग आते ही नहीं है सियासत के अंदर। दूसरा यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ जो है ना वो माज़-ओ-क़ात डाइवर्सिटी को इग्नोर करती है, यानी कि मिसाल है एक मुल्क में डिफरेंट किस्म के लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट मज़ाहब के लोग रहते हैं, डिफरेंट सबका मज़हब है, लैंग्वेज है, कल्चर है, तो आप अगर एक ही किस्म की पॉलिसी सारे मुल्क में नाफिज़ करेंगे तो वो सबको तो एंटरटेन नहीं करेगी ना। मिसाल है एक मुल्क में वहाँ पे मुसलमान भी रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहे हैं, क्रिश्चियन भी रह रहे हैं, तो आपको तो पॉलिसी इस तरह बनानी चाहिए ताकि सबका फ़ायदा हो जाए और सबका कोई ना कोई उनकी अपनी चीज़ें मौजूद हों उसके अंदर। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया, इसके फ़ायदे भी बताए और इसके नुकसानात भी बताए और इसकी जो ख़ासियत है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी मैंने आपको बताई। अपना ख्याल रखा करें।